एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा आप सभी को पता है कि अब सीटेट एग्जाम जो कि जनवरी 20 में होने वाला है 2024 का, ज़्यादा समय नहीं रह गया। फिर भी अभी से आप अगर अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप ज़रूर ही क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी और कंटेंट की तैयारी कराती हूँ। आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो जो मैंने 3-4 वीडियोस दिया था वो आपका जो सीडीपी जो बाल शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए थे 2023 अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, ठीक है, ताकि आप समझ सके कि किस तरह के पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, किन एरिया पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ठीक उसी तरह उसी पेपर का मतलब कि 2023 का जो 20 अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था उसी का ही पेपर को आज हम लैंग्वेज पेपर को देखेंगे, जो कि इंग्लिश पेडागॉजी है। आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे लैंग्वेज 1 है। ये देखिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप सेलेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। जिनकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है या मीडियम इंग्लिश है तो वो क्या करते हैं, जिन्हें इंग्लिश ठीक समझ में आता है वो लैंग्वेज 1 चूज़ करते हैं इंग्लिश के पेपर को, और जिन्हें लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी सी कम कमांड है तो वो सेकंड को लैंग्वेज सेकंड के तौर पे इंग्लिश को लेते हैं। तो आज हम लैंग्वेज 1 का जो इंग्लिश पार्ट है लैंग्वेज, उसके हम पेडागॉजी क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हमें अपनी तैयारी को करके मजबूत करना है और कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं ताकि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। तो चलिए देखते हैं। 91 से आप सभी को पता है कि लैंग्वेज का जो होता है क्वेश्चंस 90 से शुरू होता है, मतलब 91 से देख लेते हैं। चूज द स्ट्रैटेजी दैट मैचेस द एग्जाम्पल। I focus on the language I use to make sure it is correct. क्या कह रहा है, ये जो सेंटेंस दिया है I focus on the language I use to make sure it is correct, ये जो बात कही गई है, ये एग्जाम्पल कही गई है, वो इनमें से ये जो ऑप्शन दिया है वो स्ट्रैटेजीज हैं, उसमें से कौन सा स्ट्रैटेजी है, ये कौन सा सही स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो आप पहले समझिए क्या कह रहा है। आई फोकस ऑन द लैंग्वेज, मैं भाषा पे फोकस करता हूँ या करती हूँ। आई यूज टू मेक श्योर इट इज करेक्ट, जब मैं भाषा पे फोकस करता हूँ तो मैं ये श्योर करता हूँ कि कोई किसी भी तरह की त्रुटि ना हो, बिल्कुल सटीक हो, करेक्ट हो, किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं, ठीक है। तो सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं अपनी जो भी एक्शन है, मतलब पढ़ते समय, बोलते समय, उसको आप मॉनिटर करते हुए चलते हैं कि किसी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है, क्या मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो सही है, या मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है। तो भाषा के इस स्ट्रैटेजी को हम सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं, ठीक है। मेमोराइजिंग, रिवाइजिंग तो आप जानते हैं, रिवाइज करना, मेमोराइज करना, रटना। और ट्रांस लैंग्वेज जो होता है, एक लैंग्वेज के साथ और अदर लैंग्वेज को सीखते हुए और कम्युनिकेट करते हुए क्लासरूम टीचिंग को जब सुगम बनाया जाता है टीचर और बच्चों के द्वारा, तो उसे हम ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेल्फ मॉनिटरिंग, ठीक है, 4th नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं 92। स्टूडेंट इन क्लास टू सिंग अ सॉन्ग, हेड एंड शोल्डर, नीज एंड टोस, दे टच द करेक्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी एज दे सिंग द सॉन्ग, विच मैथड इज द टीचर यूजिंग टीच दैम। देखिए, क्लास 2 के जो बच्चे हैं, कक्षा 2 के जो बच्चे हैं, गाना गाते हैं एक, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज। ये वाला जो पोएम है आप सभी को पता होगा, है ना। छोटे बच्चे हैं या हमारे बच्चे हैं वो भी सीखते हुए बड़े हुए हैं। तो हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज जब गा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, करेक्टली अपने बॉडी के पार्ट को टच करते हुए गा रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो बॉडी का मूवमेंट है और हाथ पैर जो मतलब टच करते हुए कर रहे हैं, तो काइनेस्थेटिकली वो क्या है, एक्टिव हैं और गाना को गा रहे हैं। तो टीचर यहाँ पर कौन सा मेथड अपना रही है, तो यहाँ पे इक्लेक्टिक नहीं होगा, ऑडियोलिंगुअल नहीं होगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग नहीं होगा। ये आंसर हो जाएगा आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, मतलब कि TPR, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। 2019 से ऑनलाइन जब जो पेपर हुआ था उसमें आप देखेंगे इतने ज़्यादा इससे क्वेश्चन बने थे, और उसके बाद से कंटिन्यूअसली किसी भी फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने CDP की जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल दी है,
बहुत ही अभी जब स्टार्टिंग जब क्लासेस मैंने शुरू करी थी उसमें मैंने ही टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मैंने पढ़ाया था। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर इसे देखिए और समझिए कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या किस तरह से क्वेश्चन के पैटर्न बनते हैं। उसमें मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं अलग अलग जो पूछे गए थे सीटेट में, ताकि आप समझ सकें और अपने अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत कर सके, बूस्ट कर सके। तो आप उसे ज़रूर देखिए। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की पूरी जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 93 स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप टू आंसर 5 क्वेश्चन अबाउट वोकैबुलरी फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट। बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर और वोकैबुलरीज जो होती है शब्दकोश जो यूनिट का पिछला यूनिट का उसके आंसर उन्हें देने हैं 5-5 क्वेश्चन लेके। दे एक्सचेंज क्वेश्चन विथ अनदर ग्रुप में बैठे हुए हैं बच्चे, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये ग्रुप वाला अगले ग्रुप से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह से एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे पूछा जाता है वो आंसर देते हैं, दूसरा जो पूछता है वो आंसर देता है। इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्वेश्चन एक्सचेंज कर रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और इसे क्या कहा जाता है, तो देखिए ये सेल्फ असेसमेंट नहीं होगा, फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि होती है। आप सभी को पता है प्रतिपुष्टि क्या होती है, ये भी नहीं होगा। रीडिंग असेसमेंट ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा पेयर असेसमेंट। पेयर यानी कि सहपाठी, साथ में पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो बच्चे ग्रुप बनाए हुए हैं आपस में, क्लास में स्टूडेंट है, वो सहपाठी ही तो है ना, क्लासमेट है। और ये लोग एक दूसरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, तो एक दूसरे की असेसमेंट कर रहे हैं ना। अगर मैं सामने वाले से क्वेश्चन पूछती हूँ, वो आंसर देता है, और वो मुझसे क्वेश्चन कर रही है और मैं उसे आंसर दे रही हूँ, तो ये पेयर असेसमेंट ही हुआ। अपने क्लासमेट के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पूछ के असेसमेंट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि कितना किसको आता है, कहाँ पे त्रुटि है, कहाँ पे क्या कमी है और किस पे हमें फोकस करना है। तो आपका ये आंसर फर्स्ट हो जाएगा, पेयर असेसमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं I like it when the teacher give me a card with a word or phrase on it and I have to act it out for the rest of the class so that they guess the word. Find the learner comment with the learner preference listed below. देखिए एक लर्नर है, वो कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब टीचर एक मुझे कार्ड देती है, उसमें एक वर्ड, एक शब्द या फ्रेज यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जो शब्दों का समूह होता है, उस पर लिखा होता है, उसे मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करके पूरी क्लास में मैं एक्ट करती हूँ और उसे देखकर जो क्लास के जो बच्चे हैं उसे उस वर्ड को गैस करते हैं, ठीक है। ऐसा वो कह रही है या कह रहा है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, ये जो कमेंट उसने किया कि टीचर मुझे जब कार्ड देती है और उसमें वर्ड और फ्रेज लिखा होता है, उसे मैं एक्ट करता हूँ या करती हूँ, तो उसे बच्चे देख के गैस करते हैं कि वो क्या वर्ड है। इस कमेंट को लर्नर का जो ये यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है प्रेफरेंस, इसमें किस में डालेंगे आप, ठीक है। ये सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका देखिए फर्स्ट बोला आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई एम काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व, ये बात सही है। फिर भी हम ऑप्शन दूसरा देख लेते हैं, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई सी इट। तो सिर्फ देखने से लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते, उसे सुनना पड़ता है, ठीक है, उसे करके देखना पड़ता है। तो यहाँ पे सी इट दिया है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई हियर इट, तो सिर्फ सुनने से ही बच्चे सीख नहीं जाते। अगर ऐसा होता तो इंग्लिश में जो पोयम, कविता, ये सब सिखाते हैं ना, तो सिर्फ सुना के नहीं सिखाते। बच्चों को क्या कराया जाता है, जैसे हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में देखते हैं, टीपीआर में बच्चे को पूरा सेंसेस के साथ इन्वॉल्व किया जाता है, बॉडी मूवमेंट के साथ। तो उसमें वो सुनते हैं, देखते हैं, एक्शन करते हैं, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। बॉडी उनका जो है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ हियर बोला है तो ये भी गलत है। आई रिमेंबर लैंग्वेज व्हेन आई मेमोराइज द फ्रेज। देखिए मेमोराइज जो है ना नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे मेमोराइज बोल दिया। सिर्फ रटने से आप कुछ सीखेंगे नहीं, रट के आप सिर्फ रट्टू तोता की तरह उसे बता देंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो यहाँ मेमोराइज ही अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, ये यहाँ पर कट जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर काइनेस्थेटिकली। और काइनेस्थेटिकली जो है ना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टीपीआर का, जो कि अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। काइनेस्थेटिकली का मतलब होता है आपका जो बॉडी मूवमेंट है, एक्शन के साथ जब आप उसे करते हैं तो आपका सेंसेस वगैरह सब इन्वॉल्व होता है। जैसे कि बच्चे अगर कोई पोयम को कर करके बताते हैं, जैसे हेड शोल्डर वाली एक बात कहें तो हेड को छू रहा है, हेड बोल रहा है तो शोल्डर बोलने से शोल्डर छू रहा है, नी छू रहा है, टोस छू रहा है, तो क्या कर रहा है, एक्शन इन्वॉल्व है,
उसका सेंस भी उसमें इन्वॉल्व है। भाई बच्चे अगर हेड शोल्डर सही से बोल रहे हैं मतलब उन्हें पता है, उनकी इंद्रियां क्या है, बहुत ज़्यादा सक्रिय है, एक्टिव है, उनके जो सेंसेस हैं एक्टिव है, तभी तो वो सही करेक्टली उसको छू पा रहे हैं, उन्हें सही से पता है कि ये हेड है, ये शोल्डर है, ये नीज है, ये टोज है। तो काइनेस्थेटिकली का मतलब ही होता है आपका जो बॉडी है, बॉडी मूवमेंट के साथ, एक्शन के साथ जो सेंसेस जो इन्वॉल्व होते हैं, उससे आप सबसे ज़्यादा अच्छा सीख पाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आंसर है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 95 नंबर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया है, रीजन दिया है। असर्शन में क्या बोल रहे हैं देखिए, ऑल चिल्ड्रन हु एंटर स्कूल आर कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर अकॉर्डिंग टू देयर एज। देखिए जो भी बच्चे स्कूल आते हैं लैंग्वेज सीखने के, अपने एज के हिसाब से लैंग्वेज सीखने के क्या होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, मतलब उनमें वो क्षमता होती है। एकदम सही बात है, रीजन बिल्कुल सही, असर्शन सही है। रीजन बोल रहा है ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी। तो देखिए ये बात सही है, रीजन सही है, लेकिन इस कथन को पुष्टि नहीं कर रहा है। ठीक है, लैंग्वेज कल्चरल डाइवर्सिटी होती, सांस्कृतिक जो विविधताएं होती है, तो भाषा उनकी अलग होती है इस वजह से, तो इसलिए वो अपनी एबिलिटी को वो मतलब प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं सही से। क्योंकि देखिए इंग्लिश क्लास है, सपोज कोई बच्चा अदर क्षेत्र से आ रहा है, कोई बंगाल से है, कोई गुजरात से है, कोई कहीं और से है, तो उसे वही भाषा आ रही है और वो इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। ये उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी है, मतलब सांस्कृतिक विविधताएं हैं जिसकी वजह से उसकी भाषा में थोड़ी सी अवरोध हो रही है। ये बात एकदम सही है, लेकिन इस बात का ये जो असर्शन है कि ऑल चिल्ड्रन हु एंटर स्कूल आर कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर अकॉर्डिंग टू देयर एज, इस बात का ये रीज़न नहीं है। देखिए दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है, ये बात भी सही है रीज़न, लेकिन ये जो रीज़न है ये इस असर्शन को पूरा नहीं करता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं जहां पर दिया है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बात दोनों सही है। भाषा देखिए कल्चरल डाइवर्सिटी होती है तो बच्चे अच्छे से नहीं अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं, ये बात सही है, लेकिन इस जो असर्शन है, कथन है, इसका ये रीज़न नहीं सही नहीं होगा। तो हमारा जो थर्ड आंसर है वो सही हो जाएगा कि दोनों ही सही हैं बट आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मंजीत ऑफ क्लास 5 स्पीक इन डिफरेंट वे टू हिज टीचर। क्लास 5 का जो मंजीत है, कक्षा 5वीं का जो मंजीत नाम का बच्चा है, वो अपनी टीचर से अलग अलग तरीके से बात कर सकता है, अपने फ्रेंड से भी अलग तरीके से बात कर सकता है, और ऑल्सो 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, मतलब कि अगर एक छोटा बच्चा हो, उसका सहपाठी हो या उससे बड़ा उसका टीचर हो, सबसे दूसरे तरीके से अलग अलग वे से बात कर सकने की, उसमें बात कर सकता है, उसमें उसकी वो क्षमता है, काबिलियत है। इट मीन्स मंजीत नोज हाउ टू यूज लैंग्वेज इन सोशल सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि मंजीत को बहुत अच्छे से पता है, अच्छी तरह से पता है कि अलग अलग सोशल सिचुएशन में भाषा का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ अ लैंग्वेज नोन एज, और इस एट्रीब्यूट यानी इस कैरेक्टरिस्टिक को, विशेषता को, भाषा की इस विशेषता को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम देखिए प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है सोशल सिचुएशन में, डिफरेंट सोशल सिचुएशन में जब आप जाते हैं तो भाषा का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, कितना आपको ज्ञान होता है, जितना अच्छा ज्ञान होगा आप उस सोशल सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डील कर पाएंगे। इसे हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, और लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल को हम, इस एट्रीब्यूट को हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं 97। अ मदर नोटिस दैट हर चाइल्ड समटाइम्स सेज थिंग्स दैट शी हैज नेवर हर्ड अडल्ट और हर सिबलिंग सेज। एक मदर है, मतलब माता है, वो अपने बच्चे को नोटिस करती है कि वो ऐसे ऐसे चीज़ें बोलती है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है जो कि उसके सिबलिंग्स भी नहीं बोलते हैं। शी इज़ कन्फ्यूज। अब वो कन्फ्यूज हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा अचरज हैं और कन्फ्यूज्ड हैं। एज शी बिलीव्स दैट द चाइल्ड लर्न लैंग्वेज बाय इमिटेटिंग पीपल इन हर फैमिली एंड इमीडिएट सराउंडिंग्स। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज है माता कि ये जो बच्ची है ये इस तरह की जो भाषा है कहाँ से सीख रही है, लोगों को इमिटेट करके, मतलब उसकी नकल करके, जो उनके फैमिली में मेंबर हैं, उनके फैमिली मेंबर हैं, मतलब अपने दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, किसी का भी की भी बड़ी बड़ी बातें सुन के बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना अपने एज के हिसाब से। तो उसी तरह की यहाँ पे सिचुएशन है। तो क्या कह रहे हैं कि आसपास, अपने आसपास और अपनी फैमिली जो मेंबर हैं उनसे ये बातें सुनकर इमिटेट कर रही है, कॉपी कर रही है। तो हर बिलीफ रेजोनेट विथ उसका, जो माता है उनकी जो
उनका जो बिलीफ है, उनका जो विश्वास है वो किस पे है, मतलब क्या है, वो किस चीज़ पे बिलीव कर रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो वो है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो होती है, व्यवहारवादिता, वो इमिटेशन पे ही पूरा बेस होता है। बच्चे जो आसपास अपने सराउंडिंग में देखते हैं, सुनते हैं, अपने घर में जो सुनते हैं, ठीक उसी तरह हूबहू व्यवहार करते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल और कॉमन बात है, ये हमारे साथ भी होता है। मेरी बच्ची भी वैसी है, जो सुन के आती है, बड़ों की बात सुनती है, वैसे ही बात करने लग जाती है, ठीक उसी तरह से, उसी टोन में। तो ये बहुत कॉमन है और इसे हम कहते हैं बिहेवियरिज्म, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म आपको पता है कि एक क्लास में कई भाषाओं का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। नेटिविज्म मतलब कि अपनी जो मातृभाषा होती है उसको इस्तेमाल करना। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि ज्ञान का निर्माण, सही ज्ञान का निर्माण करना, ठीक है। बिहेवियरिज्म जो होता है इमिटेट करना, कॉपी करना, नकल करके सीखना, उसे हम बिहेवियरिज्म कहते हैं। तो ये जो कथन यहाँ पे जो पैराग्राफ में दिया गया है वो इसी की ही पुष्टि करता है, ठीक है। बिहेवियरिज्म आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं 98। द सेट ऑफ स्किल दैट डेवलप बिफोर चिल्ड्रेन begin formal reading instruction and which provide the foundation for later academic skill। कहने का मतलब है बच्चे जब फॉर्मल रीडिंग राइटिंग मतलब स्कूल के जो इंस्ट्रक्शन सीखते हैं, उससे पहले जो उनको जो अवेयरनेस होती है ना, नॉलेज होती है, उस सेट ऑफ स्किल को, ठीक है, क्या कहा जाता है, जो कि एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है आगे उनके एकेडमिक यानी कि जो शैक्षणिक जो योग्यताएं को डेवलप करती है, उसमें मदद करती है। तो उसे हम कहते हैं इमर्जेंट लिटरेसी। मतलब देखिए, बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, कुछ मतलब सीखते हैं, उससे पहले भी उन्हें काफ़ी चीज़ें पता होती है। वो आसपास के एनवायरनमेंट से सीखे, चाहे फैमिली मेम्बर से सीखे, कुछ भी हो, तो वो अवेयरनेस उनमें ऑलरेडी होती है। जैसे कि मम्मी पापा, चाचा चाची, अंकल, ये सब उन्हें आता है पहले से। स्कूल, ये वाटर, ये फूड, ये सब ये जानते हैं। अब इसी से वो आगे बढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उन्हें थोड़ी पता चलता है ये पानी है, ये एप्पल है, ये खाना है, इसे खाना है, ये स्पून है, वो सब वो घर में सीख लेते हैं पहले से। तो ये जो सेट ऑफ स्किल है वो बच्चों को पहले से आती है और वो उनके लेटर मतलब बाद में जो शैक्षणिक स्किल को डेवलप करने में मदद करती है, उसे हम इमर्जेंट लिटरेसी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अ ग्रैंडमदर लव्स टू रीड आउट स्टोरी फ्रॉम बुक्स टू यंग चिल्ड्रन एट होम एंड इन दिस वे exposes them to book and new idea and the children are actively engaged in this process. This technique is known as grandmother यानी कि दादी बहुत ज़्यादा पसंद करती है स्टोरीज को रीड करना और अपने मतलब जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको सुनाती है घर में। इस तरह से वो एक्सपोज कर रही हैं उन्हें बुक्स और उनके न्यू आइडिया। जो वो स्टोरी सुनाती हैं उनमें जो आइडियाज़ होते हैं, मॉरल जो होता है, नैतिकता होती है, ये सब जो आइडियाज़ होते हैं या वो सबसे उनको अवगत कराती है, एक्सपोज करती है और उन्हें बुक्स वगैरह का भी एक्सपोज कराती कि ये अच्छी अच्छी किताबें जिससे आपको नॉलेज मिलती है। और चिल्ड्रन भी एक्टिवली इंगेज होते हैं, मतलब कि एकदम सक्रिय रूप से उनमें सहभागिता दिखाते हैं। इस प्रोसेस, इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस और इस टेक्निक को हम डायलॉगिक रीडिंग कहते हैं। डायलॉगिक रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब बड़ा छोटा मतलब मिल के बैठें और एक दूसरे से कॉन्वर्जेशन करें, डायलॉग करें, तो उसे हम डायलॉगिक रीडिंग कहते हैं। यहाँ पर वही बात कही गई है कि यहाँ पे ग्रैंड मदर जो कि काफ़ी मतलब उम्र में बड़ी हैं, वो बच्चों को रीड आउट करके स्टोरी सुना रही है और उसके बारे में बता रही है, एक्सपोज कर रही। चिल्ड्रन भी उसमें एक्टिवली एंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं, मतलब उनकी बातों को अगर कुछ वो पूछ रही हैं तो जवाब दे रही हैं कि बताओ इससे आप क्या समझते हैं, इस स्टोरी से आपको क्या मॉरल, मतलब मॉरल क्या होता है इस स्टोरी का, आपको क्या सीख मिलती है। इस तरह के अगर क्वेश्चन करती हैं स्टोरी सुनाने के बाद, बच्चे उसका जवाब देते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं, तो ये एक डायलॉगिक कन्वर्जेशन हो गया, उसे हम डायलॉग रीडिंग के अंतर्गत में देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम आज 100 तक करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, उसे हम बाद में करेंगे, ठीक है। देखते हैं लास्ट 100 नंबर। एन अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग दैट स्टार्ट विद बेसिक An approach to teaching reading that start with basic element like letter and phoneme and teaches children that phonemes can be combined into words before moving into reading as a whole is। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो अप्रोच है टीचिंग की, जब हम रीडिंग करवाते हैं, बच्चों को स्टार्ट करवाते हैं तो बेसिक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लेटर ABCD से शुरू करवाते हैं। उसके बाद फोनीम मतलब ए कैसे साउंड करता है, एह साउंड करता है, बी ब साउंड करता है, सी क साउंड करता है। ये हम उसके फोनीम्स मतलब जो फोनेटिक वर्ड हैं वो सिखाते हैं उन्हें। उसके बाद हम बच्चों को क्या टीच कराते हैं कि फोनीम्स जो होते हैं वो कंबाइन किए जाते हैं और वर्ड्स फॉर्म किए जाते हैं। तो मतलब ये बिल्कुल बेसिक से
नीचे से ऊपर की ओर लेके जाते हैं हम बच्चों को। इस रीडिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो सीधी सी बात है, बिल्कुल बेसिक से आप सिखाते हुए ऊपर लेके जाते हैं तो इसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। क्योंकि बिल्कुल बेसिक मतलब बच्चे को पहले लेटर सिखाना, उसके फोनी मतलब फोनेटिक साउंड सिखाना, उस साउंड से कैसे आप कंबाइन करके वर्ड्स फॉर्म करते हैं, फिर सेंटेंस फॉर्म करते हैं, फिर कैसे और आगे जो स्ट्रक्चर होता है वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो ये बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है, जो कि लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम 100 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है एक साथ करने से। और इस तरह से आज हमारा जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, रिसोर्सफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगी क्लास आपको। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।